नमस्कार दोस्तों, रियलिटी क्लासेस में आपका स्वागत है। थंबनेल से आपको पता ही चल गया होगा, इस वीडियो में हम लोग मूल अधिकार, भारतीय संविधान के स्रोत, उसके बाद डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, हिंदी की बात की जाए तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य, इनके बारे में देखेंगे। मैं आपके एग्ज़ाम के हिसाब से यहाँ पे जो टॉपिक है वो करवा रहा हूँ। आपको ये नहीं समझना है कि यहाँ पे एक साथ इतनी चीज़ें कराई जा रही हैं। टाइम है ना आपके पास, वो काफ़ी कम है, तो आपको जो बताया जा रहा है उस पर आप ध्यान देंगे तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। कुछ लोगों को डाउट आ रहा होगा, वो पहली बार इस चैनल पे आए होंगे, कि आपको कोर्स टाइम पे कराया जाएगा कि नहीं कराया जाएगा। तो इसका भरोसा मैं बस ये ऐसे ही दे सकता हूँ कि आप, इससे पहले 1 दरोगा का पेपर हुआ था तो उस पर मैंने बोला था कि टाइम पे आपको पूरा सिलेबस कराऊंगा, तो आप प्लेलिस्ट देख लीजिए जाके। 26 टॉपिक थे, उस पर मैंने सभी पे वीडियो कराया कि नहीं। उसके बाद मॉक टेस्ट कराए, उसके बाद प्रैक्टिस सेट भी कराए हैं, पूरा मैंने कराया। उसमें बूस्टर डोज में भी 8 वीडियो उसमें दिए थे। उसके पहले जो आपका पीईटी 2022 का पेपर हुआ था, उसमें भी पूरा कोर्स है ना, मैंने केवल रीजनिंग में वीडियो कम बना पाया था क्योंकि समय कम मिला था। बाकी सभी टॉपिक पे आपको वीडियो मिल जाएंगे। तो ऐसे आप अनुमान लगा सकते हैं कि मैं यदि बोल रहा हूँ कि आपको 15 जून तक सिलेबस कंप्लीट कर दूंगा तो कंप्लीट होना ही है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग, अच्छा यहाँ पे मूल अधिकार दिया गया है, लेकिन हम लोग थोड़ा सा 1-2 चीज़ें और देख लेते हैं। देखो, अनुच्छेद 52 के बाद के जितने हैं वो सब हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में देख चुके हैं। तो उसके पहले अनुच्छेद 1 से लगा के जो 51 तक हैं, 51 का बोल दो आप, क्योंकि जो मूल कर्तव्य है ना, मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज, वो 51A में दिए गए हैं। तो जो अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 4 तक हैं, उसके अंतर्गत यूनियन और इसकी टेरिटरी, मतलब जो भारत है ना, भारत संघ और उसका जो क्षेत्र है ना, उसके बारे में बताया गया है। तो बस आप ये याद रखिए कि जो भाग 1 है संविधान का, वैसे संविधान में कितने 25 भाग हैं। तो भाग 1 में अनुच्छेद 1 से लगा के 4 तक भारत संघ और उसकी टेरिटरी के बारे में बताया गया है। और आपको 1, 2, 3, 4 अलग अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। दूसरा है भाग जो 2 है, उसमें सिटीजनशिप, मतलब नागरिकता के बारे में दिया गया है, अनुच्छेद 5 से लगा के 11 तक। बस इतना आप याद रखिए कि नागरिकता का प्रावधान भाग 2 में है, अनुच्छेद 5 से लगा के 11 तक। अब आते हैं आगे, अनुच्छेद 12 से लगा के 35 तक है ना, वो भाग 3 में है। ये हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। तो हम लोग यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद फिर डीपीएसपी आएंगे, फिर उसके बाद मूल कर्तव्य आएंगे। तो जो मूल अधिकार है ना, वो कहाँ से लिए गए हैं? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यहाँ के संविधान से लिए गए हैं। पहली इंपॉर्टेंट बात तो ये हो गई। अभी मैं बता दिया कि भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लगा के 35 तक दिए गए हैं, ये बात हो गई। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे लिखा है कि जो मूल अधिकार है ना, वो नेहरू रिपोर्ट इस पे आधारित हैं। तो नेहरू रिपोर्ट आई थी 1928 में, और यहाँ पे जो नेहरू की बात की जा रही है वो जवाहरलाल नेहरू नहीं है, इनके फादर हैं मोतीलाल नेहरू। जितने भी पॉइंट लिखे हैं सब पे क्वेश्चन पहले बन चुका है, और बस ऐसे ही आपको पॉइंट याद रखे हैं। अगला पॉइंट लिखा है कि जो सुप्रीम कोर्ट है ना, वो मूल अधिकारों का संरक्षक है। इंग्लिश में बोले तो सुप्रीम कोर्ट इज द प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि यदि आपके फंडामेंटल राइट्स का में से किसी का हनन होता है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और किसी मामले के लिए आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं। लेकिन जब बात फंडामेंटल राइट की आएगी तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को मूल अधिकारों का संरक्षक कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। तो अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले कि जो मूल अधिकार हैं
वो अनुच्छेद 12 से 35 तक दिए गए हैं। तो आपको वैसे तो पूरे आने चाहिए, मतलब 12 से लगा के जो 35 तक के आर्टिकल है ना वो सभी आपको याद होने चाहिए, क्योंकि संविधान में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण यदि बोला जाए तो यही है। मतलब इससे एक न एक आर्टिकल जरूर पूछ लेता है। लेकिन यदि आप याद नहीं कर सकते हो, आप पहली बार पढ़ रहे हो, तो आपको मैं आगे बताऊंगा कि इंपॉर्टेंट कौन से हैं। तो 12 से शुरू करते हैं। यहाँ पे आर्टिकल लिखा है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आर्टिकल का मतलब अनुच्छेद होता है हिंदी में। तो आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है, डेफिनेशन ऑफ स्टेट। स्टेट शब्द को समझाया गया। अब ये मत समझ लेना कि राज्य का मतलब उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। यहाँ पे जो संविधान में है ना वो इंडिया की बात हो रही है, तो इंडिया को एक स्टेट के नाम से संबोधित किया गया है। जो अनुच्छेद 13 है ना उसमें जुडिशियल रिव्यू की बात की गई है। तो जो अनुच्छेद 13 है ना उसमें जो जुडिशियल रिव्यू, इसका मतलब ये है कि कोई भी नियम यदि फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन करेगा तो उसको सुप्रीम कोर्ट नल एंड वाइड घोषित कर देगा। तो यही है जुडिशियल रिव्यू। चलिए आगे चलते हैं। 12-13 हो गया, तो 14 से जो 18 है ना, अब इससे जो हम लोग जानते हैं ना कि पहले 7 तरह के फंडामेंटल राइट्स थे, अब बचे हैं 6 तरह के। तो अब हम लोग 6 तरह के भी देखेंगे और किसमें कौन कौन से आर्टिकल हैं वो भी देखेंगे। तो पहला जो आता है समता का अधिकार, इंग्लिश में बोलते हैं उसको राइट टू इक्वलिटी। ये अनुच्छेद 14 से 18 में दिया गया है। तो 14 से 18 आपको तो बिल्कुल रटे होने चाहिए, सभी इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट, अब इसमें आप मोस्ट इसमें ये 17 वाले में लगा हुआ है, लेकिन मेरी बात मानो कि आप ये पूरे पांचों तो आप रटो ही। 14 जो है ना उसमें इक्वलिटी बिफोर लॉ, मतलब कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं, ये बात की गई है आर्टिकल 14 में। आर्टिकल 15 में ये बोला गया है जाति, धर्म, नस्ल, रेस बोलते हैं ना इंग्लिश में, RAC, वही नस्ल, लिंग और जन्म स्थान, इसके आधार पर आपके साथ कहीं पे भी कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है। 15 हो गया। 16 है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, मतलब जो रोजगार के अवसर है ना उसमें समानता। लेकिन इसमें कुछ अपवाद है, तो अपवाद आपको पढ़ना नहीं है, क्योंकि कुछ जो समाज के तबके हैं ना उनको रिजर्वेशन मिला है ना, तो यहाँ पे वो एक्सेप्शन है। तो उनको क्यों मिला है वो अलग की बात है, वो आपको अभी नहीं समझना, आपको पेपर निकालना है। आगे है आर्टिकल 17 अबॉलिशन ऑफ अनटचएबिलिटी, मतलब जो अस्पृश्यता है ना उसका अंत। उसकी बात अनुच्छेद 17 में की गई है। अनुच्छेद 18 में अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, जो टाइटल दिए जाते थे ना राय साहब जैसे नवाब, वो टाइटल अब नहीं दिए जा सकते। लेकिन आपके पढ़ाई से रिलेटेड और जो ऑनररी हैं, जैसे रैंक जो मिलती है सेना में या जो डॉक्टरेट की उपाधि होती है ना पढ़ाई से रिलेटेड, वो आप यूज कर सकते हो। लेकिन वैसे बाकी इसके अलावा जो है ना वो आप नहीं यूज कर सकते हो। सम्राट जैसे पहले होते थे, नवाब हो गए या दूसरे इसी तरह की कोई पदवी है ना वो अब नहीं दी जा सकती है। 14, 15, 16, 17, 18 एक बार रिपीट करते हैं। 14 में इक्वलिटी बिफोर लॉ, 15 में जाति, धर्म, संप्रदाय, इसके आधार पे आपसे कोई भेदभाव नहीं हो सकता। 16 में अपॉर्चुनिटी है ना, अवसर की समानता। अब समानता की बात हो रही है इतना, तो बस यहाँ पे सबकी समानता होगी। 17, 18, 17 में बोला गया है अस्पृश्यता का अंत, 18 में बोला गया है जो उपाधियां हैं उनका अंत। चलिए आगे चलते हैं। 14 से 18 हो गए राइट टू इक्वल टू या समता का अधिकार। जो दूसरा मूल अधिकार है वो है स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम। तो इसमें आर्टिकल कितने हैं? 19, 20, 21, 22, 4 आर्टिकल हैं 19 से लगा के 22 तक। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है कि जो स्वतंत्रता का अधिकार है वो किस आर्टिकल से किस आर्टिकल में दिया गया है। तो आपको ये भी याद रखना है कि 19 से 22 तक में दिए गए हैं। यहाँ पे जो साइड में लिखा है ना राइट नॉट टू फॉरेनर्स, इसका मतलब है कि विदेशियों को ये अधिकार नहीं प्राप्त है। इसके ऊपर भी लिखा था, यहाँ पे मैं ध्यान नहीं दिया। ये जो आर्टिकल 15 और 16 है ना वो भी विदेशियों को नहीं प्राप्त हैं, वो केवल भारतीयों को प्राप्त हैं। बाकी जो बचे हैं फंडामेंटल राइट वो विदेशियों को भी प्राप्त हैं। 19 से हम लोग शुरू करते हैं।
जो स्वतंत्रता का अधिकार है, तो 19 में आपको 6 तरह की फ्रीडम दी गई हैं। 19 जो ए है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ प्रेस। तो ऐसे ही क्वेश्चन कई बार बना है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच किस आर्टिकल में, 19 ए में, और जो प्रेस की फ्रीडम है उस वो कहाँ पे है, तो फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 19 ए में। तो इसमें 6 तरह की हैं, तो ए बी सी डी ई एफ इस तरह से बना दिया गया। तो 19 बी में है शांतिपूर्वक बिना हथियारों के एकत्र होने और सभा करने की स्वतंत्रता। आप गैदरिंग कर सकते हैं बिना हथियारों के, कहीं पे कोई सभा कर सकते हैं, ये आपका फंडामेंटल राइट है कि आप बिना हथियारों के कहीं पे इकट्ठा हो सकते हैं। अगला है संघ यूनियन बनाने की स्वतंत्रता। तो यूनियन तो कई सारे बने ही होंगे, आपने सुना होगा किसान यूनियन, वो सभी ये हैं। तो वो स्वतंत्रता आपको 19 सी से मिली है। 19 जो डी है उसमें है देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता। देश के किसी भाग में आपको आने जाने की स्वतंत्रता है और ये एक फंडामेंटल राइट है। 19 ई है देश में कहीं भी निवास करने और बसने की स्वतंत्रता। तो अभी तक जो आर्टिकल 370 था ना जम्मू कश्मीर में, तो वहाँ पे ये लागू नहीं होता था, लेकिन अब वहाँ पे ये हट गया, तो अब वहाँ पे भी ये लागू हो गया है 19 ई, वहाँ पे भी आप रह सकते हो। अगला है 19 एफ, कोई भी व्यापार और जीविका चलाने की स्वतंत्रता। मतलब आप कोई भी व्यापार कर सकते हैं और जीविका के लिए अपने कोई भी तरीका, मतलब जो लीगल है वो अपना सकते हैं। 19 हो गया आपका। तो 19 का ए आपको ना याद रखो, बाकी नहीं याद रहे तो थोड़ा सा आप इसको अभी स्किप कर सकते हो यदि टाइम आपको कम लगे। यदि आप पहले से पढ़ चुके हैं तो कोई दिक्कत नहीं। अगला है अनुच्छेद 20। तो अनुच्छेद 20 में अपराध के लिए दोष के सिद्धि के संबंध में स्वतंत्रता कुछ दी गई है। तो उसमें वो 3 तरह की दी गई है। पहला क्या, किसी व्यक्ति को, ये तो आप बचपन से सुनते आ रहे होंगे कि एक बार ही किसी अपराध के लिए सजा मिलेगी और उस समय जो कानून है ना उसके आधार पे बनेगी। पहले के कानून उसके या उसके बाद के कानून, मतलब पहले के तो खैर लागू ही होंगे, बाद के कानून यदि उसके बन गए कोई तो उसके हिसाब से नहीं बनेगी। तीसरा है कि किसी को आप खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हो। तो अपराध के विषय में दोष सिद्धि के लिए 3 ये स्वतंत्रता है आपके पास अनुच्छेद 20 में। चलते हैं अनुच्छेद 21, बहुत ही इंपॉर्टेंट है 21 और 21 ए, जिसमें स्टार लगा है वो तो आपको बिल्कुल दिमाग के खून में और खून में घुस जाना चाहिए। तो अनुच्छेद 21 में बात की गई है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की बात, और अनुच्छेद 21 ए में बात की गई है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। इसी को बोलते हैं राइट टू एजुकेशन एक्ट ना, उसके थ्रू ये। तो कभी कभी पूछ लेते हैं कि ये किस आर्टिकल से जोड़ा गया, तो ये 86 में जो किस संविधान संशोधन से जोड़ा गया। तो 86 में जो संविधान संशोधन हुआ था 2002 में, उसके द्वारा ये आर्टिकल 21 ए जोड़ा गया। इसमें फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिटवीन 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज, ये फंडामेंटल राइट है, आप ये समझ लो। चलते हैं अगला, 19 से 22 तक थे ना फ्रीडम में, तो अब आ जाते हैं 22 में। 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण, ये भी 3 तरह का है कि मतलब आप गिरफ्तार करोगे या किसी को रोकोगे तो उसके लिए 3 तरह की स्वतंत्रता है। जैसे पहला कि हिरासत में लेने के लिए आपको कारण बताना होगा, 24 घंटे के अंदर आपको दंडाधिकारी मतलब मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। और इसमें ब्रैकेट में लिखा है कि जो ट्रैवल का समय है ना वो उसमें नहीं जोड़ा जाता है कि पता चला 2 दिन ट्रैवल में ही लग गए अपने, इतना टाइम लगता है एक जगह से दूसरी जगह लाने में। अब केस है ना, आप पता चला आपका केस है हिमाचल प्रदेश का और आप मिल रहे हो कर्नाटक में, पकड़ा जा रहा है तो आपको कैसे 24 घंटे में पेश कर देंगे। अगला है जो थर्ड मतलब है टाइप है, वो है कि जो व्यक्ति पकड़ा जाएगा उसको अपने पसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार है। तो ये कुछ दशाओं में है, देखो यहाँ पे ये केस लग गया है, सभी के लिए नहीं है, वो आपको नहीं समझना है, इतना समझो जितना समझाया जा रहा है। पेपर निकालना है, पीएचडी नहीं करनी।
अब अगला आता है तीसरा फंडामेंटल राइट, वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार, मतलब राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। इंग्लिश भी मैं बोल रहा हूँ, यदि ये मतलब इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको समझने में दिक्कत ना हो। तो अनुच्छेद जो 23 और 24 है ना, ये शोषण के विरुद्ध आपको अधिकार देते हैं। तो जो अनुच्छेद 23 है ना, वो मानव के दुर्व्यापार मतलब ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो होता है ना उसके, और बलात् श्रम मतलब फोर्स्ड लेबर, एवं बेगारी मतलब बिना वेतन के काम करवाना, इसको बिल्कुल मना करते हैं। तो अनुच्छेद 23 है। अनुच्छेद 24 जो है ना, उसमें 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों का ना आप किसी काम में नहीं लगा सकते हो, इसके लिए वो बिल्कुल प्रतिषेध है, मतलब मनाही है इसकी। तो 23-24, तो 23 में है बलात् श्रम नहीं करा सकते हो, और ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं हो सकती है। और अगले में है कि 14 साल से कम के बच्चों से आप काम नहीं करवा सकते हो। चलते हैं अगला, चौथे टाइप का जो फंडामेंटल राइट है वो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसमें 3 आते हैं, 25, 26 और 27, मतलब 3 आर्टिकल आते हैं धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में। तो जो 25 है ना, उसमें अब इतना बड़ा लिखा है जो उसको मैं शॉर्ट में बताता हूँ। खुद आप अपने हिसाब से आपको स्वतंत्रता है कि आप किसी धर्म को मानते हो और उसका किस तरह से आप प्रैक्टिस करते हो उसको, और आप उसको आप प्रचारित भी कर सकते हो, इसकी भी स्वतंत्रता है। 26 में है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, मतलब आप धार्मिक आयोजन भी कर सकते हो, उसकी स्वतंत्रता, और ये आपको फंडामेंटल राइट है अनुच्छेद 26 में। जो 27 है ना, इसमें बात की गई है कि यदि आप किसी धर्म या संप्रदाय की उन्नति के लिए जो पैसा खर्च करोगे ना, उस पे आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। 25, 26, 27 हो गए। चलिए आगे चलते हैं। 28, हाँ, जो धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार है ना, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, इसमें 25, 26, 27 के बाद 28 भी आता है। तो 28 में क्या है कि राज्य निधि से पूर्णतः पोषित किसी संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। हाँ, जिस संस्था को गवर्नमेंट फंडिंग कर रही है ना, वहाँ पे धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, और ऐसे संस्थाओं में वो संस्था किसी व्यक्ति को किसी धार्मिक अनुष्ठान में शामिल होने के लिए बाध्य नहीं कर सकती है। चलिए आगे चलते हैं। अगला पांचवा है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। इसमें 2 आर्टिकल हैं, 29 और 30। तो 29 में अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण की बात की गई है, और 30 में शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। तो ये माइनॉरिटीज से रिलेटेड है आपकी। कौन सा? अनुच्छेद 29 और 30। तो 29 में है कि उनके कुछ हितों का संरक्षण किया गया है, दूसरा है कि वो उनको कुछ शिक्षण संस्थाएं की स्थापना, उनका प्रशासन अपने हिसाब से करने की बात की गई है। जैसे जो मदरसे होते हैं ना, तो वहाँ पे कुछ वो अपने हिसाब से शिक्षा दे सकते हैं, अभी ये अधिकार है उनको संविधान से। आगे चलते हैं। आर्टिकल जो 31 है ना, वो पहले मूल अधिकार था, वो भी संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी, लेकिन अब इसको यहाँ से हटा दिया गया है। मतलब अब ये आर्टिकल 31 है ना, वो संविधान में नहीं है। तो जो अब संपत्ति का अधिकार है ना, उसको 300A में रख दिया गया है। अब वो एक कानूनी अधिकार है, और ये मैंने कल की वीडियो में आपको बताया था। तो ये कई बार पूछ लेता है कि संपत्ति का अधिकार अब किस आर्टिकल में दिया गया है, 300A में। आगे चलते हैं। आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये अनुच्छेद 32 में दिया गया है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। 32 बहुत इंपॉर्टेंट है, और आर्टिकल 32 को ही जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर थे, उन्होंने संविधान की सोल, आत्मा कहा था, सोल। अब इसमें एक चीज़ नीचे दी गई है, ये आप देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कि जो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है ना, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसी के तहत जो सुप्रीम कोर्ट है ना, वो 6 तरह की रिट जारी कर सकता है। 6 नहीं, 5 तरह की। तो वो जो रिट है ना, उनको हमने यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश में दोनों में लिखा है। पहली है बंदी प्रत्यक्षीकरण, हेबियस कॉर्पस,
ये हेबियस कॉर्पस यदि आपने पहले नहीं सुना होगा तो जो दृश्यम पहली आई थी ना, उसमें आपने सुना होगा अजय देवगन एक को सलाह देता है कि आप हेबियस कॉर्पस फाइल करो। दूसरा है परमादेश, उसको बोलते हैं मैंडमस। तीसरा उत्प्रेषण, सर्सियोरी इंग्लिश में बोलते हैं। निषेधाज्ञा, प्रोहिबिशन और अधिकार प्रच्छा को वारंटो, ये 5 तरह की रिट्स होती हैं। अब इसमें डिटेल में आप ना पढ़ो, समय आपके पास कम है, फिर कभी मैं इस पे वीडियो बनाऊंगा। 12 तो 35 थे ना, 3 और बचे हैं, 33, 34 और 35। तो 33 में ना इसमें जो आर्म्ड फोर्सेस है ना, उनके संबंध में जो फंडामेंटल राइट है ना, कुछ उनको कम दिए गए हैं, जिससे कि उनका जो काम है ना वो सुचारू रूप से चलता रहे। तो उसके संबंध में, आर्म्ड फोर्सेस के संबंध में संसद को नियम बनाने की शक्ति अनुच्छेद 33 में प्राप्त है कि वो उनके कुछ फंडामेंटल राइट्स को बदल सकते हैं जो आर्म्ड फोर्सेस में काम कर रहे हैं, सशस्त्र सेनाओं में। अनुच्छेद 34 है ना, वो किसी जगह पे मार्शल लॉ लगाने के उपबंधों से संबंधित है। मार्शल लॉ आपने सुना होगा, गवर्नर रूल होता है, प्रेसिडेंट रूल और मार्शल लॉ। सेना विधि है, सेना का शासन हिंदी में बोलते हैं। अगला मतलब लास्ट है अनुच्छेद 35। इसमें जो भाग 3 है ना, उसके उपबंध हैं, उनको प्रभावी बनाने के लिए कुछ प्रावधान दिए गए हैं अनुच्छेद 35 में। तो ये हो गए आपके फंडामेंटल राइट्स। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। 2-3 बार वीडियो देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। अब हम लोग देखते हैं भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। हर एग्जाम में इससे कहीं ना कहीं कोई क्वेश्चन आ ही जाता है, तो जितने आपको यहाँ पे बताए जाएंगे बस उतने आपको देखने हैं, ज़्यादा भटकना नहीं है। मतलब हमारे संविधान में अलग अलग देशों के संविधान से बातें ली गई हैं, तो जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो आपको देखनी है। सबसे पहला है ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या क्या लिया गया है? प्रस्तावना की भाषा, जो प्रियम्बल है ना, उसमें जो भाषा है ना वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई। समवर्ती सूची का प्रावधान, 3 तरह की सूची है ना, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची, मतलब कॉन्करेंट लिस्ट, उसका प्रावधान भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। केंद्र राज्य के बीच में संबंध तथा शक्ति का विभाजन, मतलब सेंटर और स्टेट के बीच रिलेशन कैसे होंगे, सेंटर स्टेट रिलेशंस, और दोनों के बीच में शक्तियों का जो बंटवारा है वो भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान के हिसाब से किया गया है। इतनी बातें आपको ऑस्ट्रेलिया के संविधान से याद रखना है कि इंडिया के संविधान में ये बातें ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई हैं। आगे चलते हैं ब्रिटेन का संविधान। तो ब्रिटेन के संविधान से सबसे पहले तो पार्लियामेंट्री सिस्टम, मतलब जो संसद होती है ना, संसदीय प्रणाली। एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप, जैसे इंडिया में ऐसा नहीं है कि इंडिया की भी आपको सिटीजनशिप लेनी पड़े और उत्तर प्रदेश की भी, लेकिन आपका यूएसए में ना, यूएसए की सिटीजनशिप अलग होती है और वहाँ के जो स्टेट है ना, जैसे मान लो कैलिफोर्निया है तो कैलिफोर्निया की अलग से सिटीजनशिप लेनी पड़ती है। तीसरा है विधि निर्माण प्रक्रिया, मतलब कानून बनाने की जो प्रोसेस है ना वो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। तो अपने संसद कानून बनाती है, तो पहले लोकसभा पास करती है किसी विधेयक को या बिल को, उसके बाद राज्यसभा, उसके बाद प्रेसिडेंट के पास जाता है और प्रेसिडेंट जब साइन कर देते हैं उसमें, तब कोई बिल है वो एक्ट बन जाता है, मतलब कानून बन जाता है। आगे चलते हैं आयरलैंड। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो डीपीएसपी है, आयरलैंड है ना, डीपीएसपी लिए गए हैं। बाकी आप है ना इसको स्किप कर सकते हो। कनाडा के संविधान से संघात्मक विशेषताएं और अवशिष्ट शक्तियां जो है ना, अवशिष्ट है, ये अपशिष्ट नहीं है, मतलब रेजिडुअल पावर्स है ना वो केंद्र के पास हैं। तो अपने यहाँ क्या है ना कि संविधान में केंद्र और राज्य 2 स्तर तो हैं, लेकिन केंद्र को ज़्यादा पावरफुल बनाया गया है। तो वही बात यहाँ पे है कि जो अवशिष्ट शक्तियाँ हैं वो केंद्र के पास हैं। आगे चलते हैं गणतंत्र। जो रिपब्लिक शब्द यूज किया गया है ना संविधान में, सोशलिस्ट, सेकुलर,
डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ट्रिपल SDR, सोशलिस्ट सेकुलर, एक यस मिस कर गए, कुछ और है। सोवेरन, इंडिया इज सोवेरन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, तो जो रिपब्लिक शब्द है ना वो फ्रांस से लिया गया है, फ्रांस के संविधान से। आगे चलते हैं जर्मनी। जर्मनी से क्या है ना, आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति का जो मौलिक अधिकार है ना वो कुछ खत्म कर सकता है, तो वो सकती हैं आपको, मतलब जो ली गई हैं वो जर्मनी के संविधान से ली गई हैं। रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं, तो मौलिक कर्तव्य के बारे में आपको यहीं पे बता देता हूँ। रूस के संविधान से लिए गए अनुच्छेद 51A में हैं। पहले 10 तरह के थे, बाद में एक और जोड़ दिया गया। तो जो मौलिक कर्तव्य है ना वो स्वर्ण सिंह जो थे उनकी स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश पे इनको संविधान में जोड़ा गया है। पहले 10 तरह के थे और 11वां जो जोड़ा गया है वो जो 86वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 का था उससे जोड़ा गया है। अब 86 अभी हम लोग ऊपर देख चुके हैं, तो 86 में 21A जोड़ा गया था ना, 6 से 14 साल के बच्चों के लिए शिक्षा। तो अब मूल कर्तव्य में ना 0 से इसमें था 6 to 14 ना, तो 0 से जो 6 साल के बच्चे होंगे, 14 वर्ष कहाँ चला गया, हाँ 6 से 14 था, तो जो 0 से 6 वर्ष के बच्चे होंगे ना उनके लिए शिक्षा का प्रावधान है ना वो कर्तव्य में है कि मतलब नागरिकों को कर्तव्य कि अपने बच्चों को शिक्षा दें। तो अब 0 नहीं, हमको लगता है वहाँ पे 6 साल से कम के लिए है, जब से वो समझ सकें तब से। अब 0 मतलब पैदा होते थोड़ी पढ़ने लगेगा कोई। तो ये आपका मूल कर्तव्य, उम्मीद जितनी बातें बताई उतनी बस याद रखो, काम खत्म। आगे है जापान। जापान से ना विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, इंग्लिश में बोलते हैं ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ये लिया गया है कि मतलब अपने यहाँ जैसे किसी को गिरफ्तार किया गया तो उसमें पुलिस बताती है कि इनको ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ से गिरफ्तार किया गया है। अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार लिए गए, ये भी हमने बताया। और ये बात आप सुनते होंगे कि सबसे ज़्यादा जो अपना संविधान है ना वो किससे प्रभावित है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1935 है, तो उससे प्रांतों में शक्तियों का विभाजन, 3 सूचियाँ और आपात उपबंध मतलब इमरजेंसी प्रोविजंस है ना वो, ये 3 मेन याद रखिए कि किससे लिए गए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। चलिए अब चलते हैं DPSP में। DPSP भाग 4 में दिए गए हैं और अनुच्छेद 36 से 51 में। कहाँ से लिए गए हैं, आयरलैंड के संविधान से, अभी हम लोगों ने बताया। तो जो DPSP होते हैं ना उनका, हाँ एक बात तो मैं ऊपर बताना भूल ही गया, तो जो मौलिक कर्तव्य है, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए कि मैंने बताया ना कि मौलिक कर्तव्यों का मौलिक कर्तव्य नहीं, मौलिक अधिकारों का यदि हनन होता है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। इसका मतलब कि जो मौलिक अधिकार है ना वो जस्टिसिएबल हैं, लेकिन जो DPSP है ना इनके हनन में आप कोर्ट में नहीं जा सकते हो। बस इसका उद्देश्य ये है कि उस समय कुछ पॉइंट्स को रखा गया कि जो सरकारें जो हैं नियम बनाते समय इन बातों का ध्यान रखें। चलिए आगे इसमें देखते हैं, 36 से स्टार्ट करते हैं। तो 36 में फिर से राज्य की परिभाषा दी गई है, 12 में भी राज्य की परिभाषा थी, तो लेकिन फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत जो राज्य शब्द यूज किया गया उसकी है, और यहाँ पे लेकिन हमको लगता है सेम ही होगी। चलिए अनुच्छेद जो 37 है ना उसमें देखो ये बताया गया है कि न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, मतलब जो DPSP है ना उनके उल्लंघन में आप न्यायालय नहीं जा सकते हो। अनुच्छेद 38 में बोला गया है कि लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक न्याय, मतलब लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सोशल सिस्टम बनाना ये किसका, सरकार का कर्तव्य है। और सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक न्याय, 3 तरह के न्याय करने चाहिए जो सरकारें उनके लिए है। 39 है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, 39 का A और 39 का D,
39 ए में है समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, मतलब सभी को समान न्याय और निःशुल्क सहायता। लेकिन ये अब किस में दिया गया है? डीपीएसपी में। आप समझ रहे हो ना कि आपको न्याय लेना है तो उसके लिए आपको फ्री एडवोकेट अवेलेबल कराया जाए जो आपको आपका केस लड़े, यदि आपके पास पैसे नहीं है, आप सक्षम नहीं है। लेकिन ये डीपीएसपी में है कि मतलब आपको मिल ही नहीं जाएगा, वो डिपेंड करता है सरकार के ऊपर। और ये जोड़ा गया था किससे? 42वें संविधान संशोधन से, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से, जो 1976 में आया था। इसका जो 39 का बी है उसमें क्या लिखा है? सार्वजनिक धन का स्वामित्व तथा नियंत्रण इस प्रकार करना ताकि सार्वजनिक हित का सर्वोत्तम साधन हो सके। इसमें सब बातें ऐसी होंगी कि बताया जाए कि जो गवर्नमेंट है ना वो राज्य के हित में काम करे, सब योजनाएं हित में बनाए। तीसरे में जो सी है धन का समान वितरण, डी है उसमें पुरुषों और स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 39 ए में निःशुल्क विधिक सहायता और 39 का डी में समान कार्य के लिए समान वेतन। ये महिलाओं और पुरुषों दोनों के लिए बराबर वेतन होना चाहिए समान कार्य के लिए। 39 का ई में स्त्रियों और पुरुषों को ऐसे कार्य निषेध जो उनके व बच्चों के स्वास्थ्य के खिलाफ हो या फिर बच्चों के व्यक्तित्व के विकास के लिए सही वातावरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए। तो ये सब डीपीएसपी हैं। आपको लगता है ये नहीं सोचना चाहिए कि ऐसा तो उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। उसमें ये लिखा था कि सरकार के पास उस समय इतने पैसे या संसाधन नहीं थे कि ये उस समय ये सब अप्लाई कर सके। तो समय समय पर जैसे आर्थिक स्थिति भारत की सही होती रहेगी तो ये सब प्रावधान लागू किए जाएंगे। आर्टिकल 40 है ना, ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो स्टार लगा है जो आप इसमें जहाँ पे स्टार लगा है वो आप याद रखिए। आर्टिकल जो 41 है ना उसमें लिखा है कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। तो जो कोरोना के टाइम में था ना ये उस समय ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। 42 में है काम की न्याय संगत और मानव उचित, ये मानवोचित है ना, तो मानव के लिए जो सही है वैसी दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध। 43 है कर्मकारों के लिए निर्वाचन, मजदूरी एवं कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन। 43A है उद्योगों के प्रबंधन में कर्मचारियों की सहभागिता, मतलब जो उद्योग चल रहे हैं ना उसमें जो कर्मचारी है ना उनसे भी सलाह मशवरा होना चाहिए। 39 का भी है ना वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज है ना उनके गठन को बढ़ावा देना। तो इसमें स्टार मार्क लगा दीजिए आप 43 का बी में। चलते हैं 44, ये बहुत चल रहा है, यूनिफॉर्म सिविल लॉ, एक समान सिविल संहिता। तो आर्टिकल 44 4 2 बार है तो ऐसे याद रखने में आसानी रहेगी। 45 में क्या है? 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देख रेख और शिक्षा का उपबंध। तो देखो ये 6 वर्ष से कम के लिए डीपीएसपी में भी रखा गया है। 45 में अनुच्छेद 46 में क्या है? एससी एसटी और ओबीसी की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि। मतलब तो आपको समझ में आ जाएगा, जो नहीं मुझे लगेगा कि समझाने लगेगा मैं आपको बताऊंगा। जो अनुच्छेद 47 है वो मद्य निषेध, मतलब मदिरा के निषेध। तो मदिरा निषेध तो जानती हो आपका ऐसा है, गुजरात में और बिहार में निषेध है, लेकिन किस तरह से निषेध है तो आपको पता है। पोषाहार स्तर, जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य। 48 जो है वो कृषि एवं पशुपालन का संगठन, इससे संबंधित है। 48 जो ए है वो पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। इसको 42वें संविधान संशोधन जो था 1976 का उससे जोड़ा गया। 49 जो है वो राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण, इनमें स्टार लगा है 48, 48A, 49, 50 और 51। तो ये जो है ना लास्ट के 5, इनको तो घोट के पी जाओ आप। 49 में क्या दिया गया? राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। 50 में क्या बोला गया? कार्यपालिका और न्यायपालिका, मतलब एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी, इनका पृथक्करण। 51 में क्या है? अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, बहुत पूछा जाता है 51 में। तो 51 तक मैंने बता दिया। वो 51A में क्या है? मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य तो मैं पहले ही बता चुका हूँ। ये हो गया आपका वीडियो कंप्लीट, 35 मिनट लगभग समय लगा है।
2-3 बार आप वीडियो देखिए, जो बातें मैं बोल रहा हूँ वो आप फॉलो करोगे तो आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।